नहीं होगी। अच्छा, एट द सेम टाइम ये जो अमरीकी अहदेदारों से मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही हैं और बुशरा बीबी का बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल होना, इसमें किस बात का इशारा है सिटी साहब? बिफोर नहीं, मेरा ख्याल है इसका इशारा किसी चीज़ के साथ नहीं है। अडयाला जेल में जाना ये तो बुशरा बीबी और इमरान खान की अपनी एप्लीकेशन है। ये कोई फॉरेन कंट्री ने नहीं इनको कहा कि बुशरा को बनीगाला से निकाल के यहाँ रखे। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, बुशरा बीबी को बनीगाला में रखा गया था ताकि एक रास्ता रहे इमरान खान से बात करने का, या वो हमसे बात करना चाहे तो वो रखा जाए, क्योंकि वहाँ आना जाना आसान है। जेल में आएंगी तो फिर एजेंसियों का वहाँ आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक तो अब खान साहब चाह रहे थे कि ये ना हो, आप आ जाए वापस। तो उन्होंने काफ़ी अर्सा रखा उनको वहाँ, मगर अब ये जो है ना कि वो वापस जा रही हैं, इसका ये मतलब है कि वो ब्रेक डाउन हो गया। अब कोई आने जाने का या बातचीत की गुंजाइश नहीं रही, निश्ता। बट क्वेश्चन आपसे सवाल आए हुए हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें शामिल करने एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। क्वेश्चन है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हवाले से, और आपको पता है इंडिया में भी एक हैदराबाद है, लेकिन ये पाकिस्तानी हैदराबाद से आपके लिए सवाल आया है। शाहजेब साहब क्या जानना चाह रहे हैं? गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने मोदी साहब की मिसाल दी थी और कहा था कि वो सिंगल पार्टी सिस्टम चला रहे हैं और वो तीसरी टर्म अब लेने जा रहे हैं, और साथ साथ इमरान खान साहब का भी नाम लिया और यही कहा कि इमरान खान साहब भी वन पार्टी सिस्टम करना चाहते थे। तो आपको नहीं लगता कि वो सही चीज़ है? क्योंकि अगर वन पार्टी सिस्टम होता तो कंटिन्यूटी होती पॉलिसीज़ की, इकनॉमी की। अच्छा, वन पार्टी सिस्टम तो भाई साहब फिर फौज को कहें, वन पार्टी तो है ना वो अपना सिस्टम 10 साल उन्होंने एक दफ़ा किया, 10 साल फिर किया, 10 साल फिर किया, तो दैट इज़ वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम तो जमहूरी सिस्टम नहीं होता। तो क्या आप ये तजवीज़ दे रहे हैं कि जमहूरियत की छुट्टी करा दी जाए, आइन के अंदर जो मल्टी पार्टी सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम है सब फ़ारग कर दिया जाए और एक डिक्टेटरशिप कायम कर दी जाए? इसी को तो कहते हैं डिक्टेटरशिप, कि एक पार्टी या एक गिरोह जो है वो मुल्क को चलाता है और चलाई जाता है। दैट इज़ नोन एज अ वन पार्टी सिस्टम। तो क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उसको भी अब 20 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और वन पार्टी सिस्टम को बरकरार रखना चाहिए? मैं तो उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा था कि वो जो कर रहा है उसके साथ बहुत नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ इंडिया सेक्युलर रिपब्लिक। और अब आप देखिए कि वो तीसरी टर्म लेने जा रहा है, मगर उसके से भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी उनको, और ये उसकी आखिरी टर्म है। बिकॉज वन पार्टी सिस्टम जो है इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कम से कम 2 या 3 पार्टीज़ होती हैं ताकि लोगों को मौका मिले कि वो अपनी फ़ैसला करें कि जी इसको देना है हमने इक़्तिदार या किसी और को देना है। तो सारा जमहूरियत का जो सिस्टम है इज़ नोन एज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इसीलिए हम शोर डालते हैं जब फ़ौज आ जाती है कि जी वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस करवाते हैं। इट्स नॉनसेंस। तो अब आप अगर ये चाहते हैं कि वन पार्टी हो तो फिर आप मेहरबानी करें, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे एक ज़माने में कि उन्हीं की पार्टी रहे और बाकी सारे फारग हो जाएं, तो उसको भी अपोज़ किया गया। तो अब खान साहब ये चाहते हैं इसको भी अपोज़ किया जाएगा, और जब मार्शल लॉ लगता है तो उसको भी अपोज़ किया जाएगा। या आइन होगी जिसके ऊपर सब सियासी जमातों का एक फ़ैसला था, मुश्तरका फ़ैसला था 1973 में कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगी पाकिस्तान की, या वो होगा। या फिर अगर आपने डिक्टेटरशिप करनी है तो फिर यार छड़ो सारी गल कि खान आए या नवाज शरीफ आए, फौज दे वाले करो सारा मुल्क और कहो जी अगले 40 साल वास्ते तुसी आप ही करो, अल्लाह खैर सल्ला। उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन ला सकता है? खान साहब तो नहीं ला सकते, वो तो आपने देख ही लिया, उन्होंने कोशिश की थी और हमने देख लिया नून लीग ने भी एक आध कोशिश की थी, वो भी नहीं ला सके। ये मुल्क में अंदर वन पार्टी नहीं चल सकती। इट इज़ अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब पहले ज़माने में तो अयूब खान ने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की थी ना। वन पार्टी का तो यही मतलब है कि इस्लामाबाद से सारा मुल्क चले। अब नहीं चल सकता इस्लामाबाद में। अब मैं कहता हूँ नॉर्दर्न ये आपका गिलगित बल्तिस्तान नहीं चल सकता इस्लामाबाद से, आपका केपी छोड़ें, आपका फाटा नहीं चल सकता इस्लामाबाद से। बलूचिस्तान जो है वो किस तरीके से चल रहा है आप जानते ही हैं। सिंध तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चल जाए, एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे भी सोच जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। हमें कोई क्रिएटिव थिंकिंग अगर करनी भी है तो किसी और तरीके से करें, ये ना कि चलो जी फिर वन पार्टी सिस्टम कर दो, इमरान खान दिवाले कर दो। तो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर करें? किसकी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी? उनका मसला है असल में, वो चाहते हैं तो पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होती है ना। मैंने एक्सप्लेन किया, या सॉवरेन गारंटीज दें आप, या फिर आप पॉलिसी कंटिन्यूटी के लिए और किसी किस्म की गारंटीज दें आप। वो तो एग्रीमेंट्स के अंदर लिखा जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यानी जो पिछले सेगमेंट में सेठी साहब ने जवाब दिया होता है। अगला सवाल लाहौर से है अदील साहब।
सेठ साहब, ये थिंक टैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्या पाकिस्तान में कोई थिंक टैंक्स होते हैं? जी, ये थिंक टैंक का कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में ये इस्टेब्लिश किया गया कोल्ड वॉर के ज़माने में, कि अमेरिका में खुसूसन सबसे ज़्यादा थिंक टैंक्स अमेरिका में हैं और 90% उनमें से ऐसे हैं जो कि फंडेड हैं बाय अमेरिकन कांग्रेस, और 10% ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर उनको फंड कर रहा है, मगर वो भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के थिंक टैंक के लोग हैं, या रॉकफेलर फाउंडेशन है जो कि वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। तो ये थिंक टैंक्स जो हैं देर इस्टेब्लिश्ड कि जो बयानिया होता है हुकूमत का या एक सियासी जमात का, उस बयानिया को आगे बढ़ाने के लिए थिंक टैंक्स बनाए जाते हैं ताकि सारा वक्त वहाँ बहस और डिबेट होती रहे, ताकि एक अच्छा बयानिया, जो भी बयानिया उस वक्त की रूलिंग गवर्नमेंट या पार्टी जो है बनाना चाहती है, उसकी फ़ाइन ट्यूनिंग के लिए और उसके अंदर और इंफॉर्मेशन देने के लिए थिंक टैंक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि सब इंटेलेक्चुअल्स जो है उनको हुकूमत के अंदर तो लिया नहीं जा सकता। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर तैयार हो जाता है विद फंडिंग फ्रॉम अमेरिकन गवर्नमेंट कि जी ये ह्यूमन राइट्स का थिंक टैंक है, ये फलाने का थिंक टैंक है, ये नेशनल सिक्योरिटी का थिंक टैंक है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी का थिंक टैंक है, और उसके अंदर फंडिंग जो है वो ऐसे जगह से आती है जहाँ जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि एक किस्म की सोच या एक किस्म का बयानिया वो थिंक टैंक बनाए। तो दैट इज़ वेयर द ऑरिजिन ऑफ थिंक टैंक कम्स फ्रॉम। बहुत कम थिंक टैंक्स हैं जो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट हैं, बिकॉज टू बी एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक यू हैव टू बी एंटी पॉलिसी ऑफ द टू पॉलिटिकल पार्टीज से इन अमेरिका और से इन द यूके। वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लोग थिंक टैंक को फंड करते हैं वो एक या दूसरी जमात को फंड कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि ना मुस्लिम लीग का कोई थिंक टैंक है, ना पीटीआई का कोई थिंक टैंक है, ना पीपल्स पार्टी का कोई थिंक टैंक है। इन्होंने फंडिंग ही नहीं की थिंक टैंक्स की। थिंक टैंक की जो फंडिंग हुई है वो दो जगह से हुई है, एक रियासत फॉरेन ऑफिस के एक दो थिंक टैंक्स हैं, और फिर कुछ इस्टेब्लिशमेंट के थिंक टैंक्स हैं। वहाँ रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो कि हमेशा एक ही बयानियाँ लेके चलते हैं और उनके अंदर ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, वो थिंक टैंक्स हैं यहाँ। उनकी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है, ना ही उनको कोई पहचानता है और ना ही उनकी कोई कोर्ट करता है। यहाँ 5-6 थिंक टैंक्स ऐसे हैं इस्लामाबाद में। फिर एक सियासी जमात थी जिसने अपना थिंक टैंक बनाया था, वो थी जमात इस्लामी। अब अगर वो थिंक टैंक भी अब कोई ख़ास उसकी अहमियत नहीं रही, वो भी फॉल थ्रू हो गया है जिसे कहते हैं। तो अभी कोई यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिपेंडेंट थिंक टैंक नहीं है। वो कैसे होगा, कौन उसको सपोर्ट करेगा? थिंक टैंक के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं एक थिंक टैंक को बनाने के लिए ऑफ एनी क्रेडिबिलिटी। यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ और लोग हैं जिन्होंने 1-2 थिंक टैंक्स बनाए हैं, मगर उनका भी जो सियासी समझे काबा है वो किसी न किसी जमात के साथ लगा हुआ है, एंड इसीलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और फिर आजकल मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बनाए भी तो उसके अंदर कोशिश होती है कि अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के गुस्से से बचाने के लिए कोई रिटायर्ड लोगों को, फौजियों को या ब्यूरोक्रेट्स को भर दिया जाता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ जो भी थिंक टैंक्स हैं जो कि कोई यूनिवर्सिटी ने प्रपोज किया है या किसी अमीर किस्म के ग्रुप ने ये किया है, वो भरे हुए हैं उसके अंदर रिटायर्ड फौजी और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ताकि बयानिया जो है वो रियासत का ही 90% रियासत का बयानिया चले। उसके अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन हो कि ऐसे नहीं और ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, मगर जो मकासद हैं वो रियासत के हों या इस्टेब्लिशमेंट के हों। अच्छा, वैसे सर साहब आपकी गुफ्तगू सुनते हुए ना, एक तो आप बहुत मुतनव्वो गुफ्तगू करते हैं, इतनी वैरायटी होती है, कभी इधर कभी उधर, हर एक महाज पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू, उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इन्वॉल्व होती है एनर्जी के साथ। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, आबिद मली साहब मीरपुर ख़ास से ख़ास सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, क्या है सवाल? माशाल्लाह, मैं आपको 20 साल से तवातर से देख रहा हूँ, आपकी मेमोरी में मज़ीद स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप ऐसी क्या चीज़ खाते हैं जो आप प्लीज़ बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा कुश्ता है कि जो आपकी मेमोरी माशाल्लाह जवानों की तरह नज़र आती है? ओहो हो, अच्छा। तो यार मैं तो सिर्फ अब क्या मैं आपको बताऊं क्या मैं खाता हूं और क्या मैं पीता हूं, मगर वो रहने दें आप। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक असूल है, वो ये है कि जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करेंगे वहाँ मसल्स बनेंगे, वो ज़िंदा रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, योर बॉडी इज़ सॉलिड। आप जॉगिंग करते हैं, योर हार्ट बीट, योर हार्ट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड योर लेग्स आर स्ट्रॉन्ग एंड योर मसल्स आर स्ट्रॉन्ग। आप तो जिस किस्म की आप एक्सरसाइज करेंगे वहाँ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, मेरे बाकी मसल्स तो खैर उनके बारे में कम ही बात की जाए, मगर ये जो यहाँ मसल्स है ना, इनको मैं 1963 से, और ये मैं किसी वक्त बताऊंगा वाई 1963 से मैं इसको बड़ी वर्जिश कर रहा हूँ। अभी भी एक दिन के अंदर 3-4 घंटे मेरी पढ़ाई होती है। पहले 2 घंटे लिखाई भी होती थी, आजकल लिखाई कम है, पढ़ाई है।
तो सुबह जब मैं उठता हूँ तो पहले 2-3 घंटे तो सिर्फ पढ़ाई होती है, सारे अखबार पढ़े जाते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल्स, इंटरनेशनल आर्टिकल्स आए हुए होते हैं, फिर और बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, जब ये आप पढ़ते हैं ये चीज़ें, तो सबसे पहला आपका मकसद ये होता है कि याद रहें।